हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित शर्मा और मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ 2023-24 का AMU 11th एंट्रेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पेपर के जो हैं, और वो क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं मैंने। पार्ट 1 में मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और अपने पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। उसमें कोशिश करेंगे कि 23-24 में फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लें और कम से कम टाइम में करें, शॉर्टकट से करें, है ना, इजी मेथड से करें, जिससे हमें चीज़ें जो है समझ में आती हैं। ठीक, तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? ये कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रैवल सम डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे जो है एक ट्रेन है जो उसकी पहली कोई स्पीड दे रखी है इसने 30 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड रिटर्न विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। और बाद में जो उसकी रिटर्निंग स्पीड है वो दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो स्पीड आपको दे रखी हैं। कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, तो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, रिटर्न की बात कर रहा है तो मतलब सेम पाथ पे ही जा रही है ये। मतलब जैसे मैं मान लूँ कि दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम। और जब डिस्टेंस सेम हो जाता है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए उस टाइम पर एक शॉर्ट फार्मूला बनता है, वी एवरेज इज इक्वल टू, आप लिखेंगे इसमें फार्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला, सभी लोग नोट कर लेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब डिस्टेंस सेम होगा तो एवरेज वेलोसिटी के लिए इसे लगाना, ठीक है ना। तो बेटा ये बनेगा अपना कितना, 2 इंटू 30 इंटू 45 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का सम करूँगा 75। अब देखो मैं 5 से कट मार रहा हूँ इसे, है ना, तो ये कितने बार जाएगा 5 से, जो है 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, 9 जा 3 3 जा, और 3 5 जा 5 6 जा, तो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है या नहीं यहाँ से। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका जो है मैच कर गया है, 36 किलोमीटर पर आवर। जनरली बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि दोनों स्पीड को जो है ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एवरेज जो है वो केवल उस केस में लगाना है व्हेन टाइम इज सेम, ठीक है ना। जब आपको टाइम सेम दे रखा होगा उस टाइम पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाएगी, और जब डिस्टेंस सेम होगा तब उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपनी, ये आ जाएगा फॉर्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस पे अगर अब बात करें तो यहाँ पे जो है मेरा एक वो है, मैं डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट करता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना। तो हमको ये तो पता ही है कि डिस्टेंस जो होता है बेटा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू d होता है। डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, छोटा कभी नहीं होगा। अब मैं दोनों साइड को स्मॉल d से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा कैपिटल D बाई स्मॉल d ग्रेटर देन d बाई d, और ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो आया वो क्या मिला मुझे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो इसमें 23-24 में तो ये इस टाइप से आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो पूछ लिया। कई बार क्या होता है, हो सकता है इस बार ऐसा पूछ ले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो, तो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम इस पर बात करते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ था, और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे इसका ये कहना है, a 4 kilogram mass and 1 kilogram mass are moving with equal kinetic energy of their momenta is, the ratio of their momenta is। दो ऑब्जेक्ट है,
एक मास दे रखा है 4 किलोग्राम, दूसरे का मास दे रखा है 1 किलोग्राम और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। पहला जो मास है वो दे रखा है आपको 4 किलोग्राम, दूसरा जो मास है M2 ये दे रखा है आपको 1 किलोग्राम, ठीक है ना। और दोनों की काइनेटिक एनर्जी मतलब K1 और K2 जो है ये आपस में इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ये कंडीशन इक्वल दी हुई है, ठीक है ना। और मोमेंटम का रेशो पूछ रहा है, मतलब P1 रेशो P2 जो है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P1 रेशो P2 जो है ये हमसे पूछा है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकाल लें। काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv²। अगर मैंने इसको m से मल्टीप्लाई किया और m से ही डिवाइड किया तो मुझे ये मिलने वाला है हाफ m²v² अपॉन m। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो ये मुझे मिलेगा, देखो m²v² है तो मैं इसको बोलता हूँ mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये mv जो है ये क्या है, अपना मोमेंटम है, तो ये बन जाएगा p² अपॉन 2m, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला मिला मुझे मोमेंटम के साथ वो मिला p² अपॉन 2m। अब लगाए देते हैं भाई, दोनों काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल दे रखी हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग पहले K1 लगाएं, K1 इज इक्वल टू K2 और K1 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये मिलेगी मुझे P1 का स्क्वायर अपॉन 2m1 और K2 के लिए निकालूंगा तो P2² अपॉन 2m2, ठीक है ना। और यहाँ से मैं इन्हें अगर सॉल्व करूँ तो सॉल्व करते हुए मेरे को पता चलेगा P1 P2 तो निकालना है मेरे को, तो P1² अपॉन 2m1 कितना है अपना 4 इज इक्वल टू ये बनेगा P2² अपॉन 2m1 कितना है 1 और इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे मिलने वाला है P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर। भाई ये P2 मैं इसके साथ यहाँ ले आ रहा हूँ, 4 को ले जा रहा हूँ उधर, तो ये बनेगा 4 अपॉन 1। और अगर मैं यहाँ से ध्यान दूँ तो मुझे मिलने वाला है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रिमूव करूँगा तो अंडर रूट लगेगा, तो ये मिलेगा अंडर द रूट ऑफ 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि P1 रेशो P2 जो होगा हमारा वो 2:1 के बराबर होगा और 2:1 ही हमारा आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। सी वाला जो ऑप्शन है 2:1 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये आंसर मिल जाएगा हमें इसका। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है द refractive index of water is 4/3 and that of glass is 3/2. The refractive index of glass with respect to water is, तो इसने हमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट की बात करी है, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के कुछ फॉर्मूले थे अपने पास, चलो मैं इसी पे ही बात कर ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एन से डिनोट कर दिया है हमने इसे, वाटर के लिए मैं W बोल दूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है इसने 4/3, ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात कर रहा है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने बोला है 3/2 और इसने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक ही दिमाग लगाना है। देखो मैं जैसे याद करता हूँ वैसी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ये समझ लो थोड़ी देर के लिए एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मालिक है और जी और डब्ल्यू ग्लास और वाटर दोनों के दोनों वर्कर है। तो हमको ये बताओ कि किसी की अगर मालिक से करीबी ज़्यादा है, मालिक से नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, तो उसे ऊंची पोस्ट मिलेगी या नीची पोस्ट मिलेगी। तो भाई मेरे हिसाब से तो जो मालिक के ज़्यादा करीब है उसको ऊंची पोस्ट मिलने वाली है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर में बात करूँगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इसे ऊँची पोस्ट मिल जाएगी, वाटर को नीची पोस्ट मिल जाएगी। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है आपने को 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3।
अब देखो ये डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो मैं करूँगा 3/2 इंटू डिवीज़न को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब 3/4 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा हो जाएगा 9, 2 4 जा 8। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज अवर आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो 9/8 जो है बी वाला ऑप्शन है, और ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन और मेरी ट्रिक्स जो हैं ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें जो है कमेंट में बताते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रोवाइड करा सकूं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस कर सकें। ठीक है, थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए।